हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो प्रोफेशन से तो एक टीचर है, मगर उसको एक कत्ल करना था। लेकिन उस कत्ल को करने के लिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कत्ल करे कैसे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब वो कत्ल कर चुका होता है तब उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि कत्ल तो कर दिया, लेकिन इस लाश को आप ठिकाने कैसे लगाएं। ये कहानी केरल के कोल्लम जिले की है, जहाँ 33 से 34 साल का प्रशांत नाम्बियार रहा करता था। वो प्रोफेशन से एक म्यूजिक टीचर था और वो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था। उसकी फैमिली में उसकी एक वाइफ थी और 2019 में उसका एक बेटा हुआ था। फिर उसके बेटे का नामकरण समारोह था और उसी समारोह में बहुत से मेहमान आए थे और उन्हीं मेहमानों में से एक थी उसके वाइफ की एक दूर की रिश्तेदार, जिसका नाम था सुचित्रा पिल्लई। सुचित्रा की उम्र करीब 44 से 45 साल थी, मतलब कि प्रशांत से लगभग 10 साल बड़ी। तो उस नामकरण में दोनों की मुलाकात हुई और क्योंकि वो प्रशांत की वाइफ की दूर की रिश्तेदार थी, इसलिए प्रशांत भी उसे एक तरह से बहन बोलता था। लेकिन कहानी धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ती है कि जो सुचित्रा थी, इसकी पहली शादी नाकाम हुई और इसका डाइवोर्स हो गया। फिर घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कराई और उसकी दूसरी शादी भी नाकाम हो गई। अब सुचित्रा का मन शादीशुदा जिंदगी से उठ चुका था। उसे लगा कि यह शादी बेकार की चीज है। उसने तय कर लिया कि अब वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उसे लगता है कि अब शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी पड़ी है, एक बच्चा होना चाहिए। लेकिन बिना शादी किए एक बच्चा आखिर कैसे? तो इसी दौरान अब सोशल मीडिया पर प्रशांत था। नामकरण पर दोनों एक दूसरे से मिल भी चुके थे और प्रशांत की वाइफ सुचित्रा की दूर की रिश्तेदार भी थी। तो सोशल मीडिया पर अब ये दोनों एक दूसरे से और ज्यादा करीब आ जाते हैं और उसी सोशल मीडिया पर अब ये दोनों एक फ्रेंड टाइप के हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इन दोनों की थोड़ी बात होती है, फिर एक दो मुलाकात होती है और अब प्रशांत और सुचित्रा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे वो पसंद भी प्यार में बदल जाता है। अब यहाँ कहानी ये है कि जो सुचित्रा है वो प्रशांत की वाइफ की दूर की रिश्तेदार। प्रशांत शादीशुदा, सुचित्रा का 2 बार डाइवोर्स हो चुका है, उम्र में 10 साल बड़ी, लेकिन दोनों का इश्क परवान चढ़ चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों मिलते हैं जब भी मौका मिलता है और किसी को पता तक नहीं चलता। इसी दौरान में प्रशांत ने, चूंकि सुचित्रा के पास बहुत सारे पैसे थे, लगभग 2.25 लाख रुपए सुचित्रा से उसने उधार भी लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल भर तक इन दोनों के रिश्ते, इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो ठीक ठाक थी और अब तक किसी के भी सामने ये सच नहीं आया था। लेकिन साल 2020 में कोरोना के आने से जस्ट पहले ये कहानी एक बहुत अजीब मोड़ ले लेती है। होता ये है कि 2020 स्टार्ट होते ही सुचित्रा प्रशांत के सामने एक ऑफर रखती है। वो कहती है कि देखो, मुझे मालूम है कि तुम शादीशुदा हो, हमारी शादी होगी नहीं, उम्र का भी फासला है और अब मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा मुझे तुमसे चाहिए। अब ये सुन प्रशांत घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये कैसे मुमकिन है। एक तो ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, ऊपर से इधर इसको बच्चा चाहिए। कल को अगर हो गया बच्चा और फिर उसने क्लेम कर लिया कि बच्चे के बाप का नाम भी चाहिए, तो फिर मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। अब प्रशांत ने सुचित्रा को टालना शुरू किया, लेकिन ये भी था कि उसने 2.25 लाख रुपए उससे ले रखे थे। वो पैसे भी नहीं लौटा रहा था और अब सुचित्रा उसको फोर्स कर रही थी कि या तो मेरे पैसे लौटाओ या फिर मुझे बच्चा करके दो। अब प्रशांत को लगा कि अगर उसने अपनी जिद पकड़ ली है और सचमुच अगर उसे बच्चा चाहिए, तो फिर उसके बाद उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो आम हो जाएंगे और ये उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उधर सुचित्रा उसको लगातार फोर्स कर रही थी कि तुमसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन तुमसे ही एक बच्चा चाहिए। अब प्रशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि अब ज्यादा दिन तक वो इस बात को टाल नहीं पाएगा। तभी उसने एक फैसला किया कि एक ही सूरत में वो बच सकता है और वो ये है कि वो सुचित्रा को रास्ते से हटा दे। अब उसने प्लानिंग करनी शुरू की। सबसे पहले अखबारों में, मैगजीन्स में, सीरियल्स में उसने ढूंढना शुरू किया कि कहीं से कोई रास्ता मिले, लेकिन उसे कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला। फिर एक रात उसने गूगल सर्च किया और गूगल पर उसने लिखा हाउ डिड किल हिज वाइफ। इस पर उसके जो भी तरीके आए, लेकिन जब उसने ये सर्च किया तो गूगल की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड हो गया। प्रशांत को मर्डर का तरीका तो मिल गया, लेकिन अब उसे प्लान करना था कि मर्डर कब और कैसे करना है। फिर उसने सुचित्रा को फोन किया और उससे कहा कि क्यों ना हम 2 या 3 दिनों के लिए मिले। मेरी बीवी बच्चे को लेकर मायके जा रही है तो घर पर कोई नहीं है, तुम 2 या 3 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। फिर सुचित्रा भी इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद सुचित्रा अपने घर वालों से झूठ बोलती है कि 17 मार्च को उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर से बाहर जाना है। वो 17 मार्च को निकलती है और 18 मार्च को वो पहुंचती है सीधे प्रशांत के पास। इसी दौरान में प्रशांत ने अपनी बीवी और बेटे को मायके भेज दिया था। और हाँ, एक और बात, जब सुचित्रा उसके घर आने वाली थी उससे पहले ही प्रशांत ने सुचित्रा को कह दिया था कि तुम अपने मोबाइल को बंद रखना, क्योंकि लोकेशन से पता चल सकता है कि तुम बच्चों को पढ़ाने नहीं बल्कि मेरे पास आई हो।
इसके अलावा प्रशांत ने उससे एक और बात कही थी कि तुम काले लिबास में आना, बिल्कुल काले कपड़े पहनकर, क्योंकि उसके घर के इर्द गिर्द बहुत अंधेरा हुआ करता था और अगर कोई काले कपड़ों में आए तो जब तक बहुत गौर से ना देखो तब तक पता नहीं चलता कि कुछ चला आ रहा है। मतलब कि एक साय टाइप का दिखाई देता है और ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल। फिर सुचित्रा 18 की रात उसके घर आई और उन दोनों ने 2 रातें एक साथ गुजारी। फिर 20 तारीख को अचानक प्रशांत ने घर के एक लैंप से बिजली के तार को अलग किया और उस तार को अपने साथ ले आया। सुचित्रा उस वक्त लेटी हुई थी। वो अचानक मौका देखता है और उसके गले में वो तार डाल देता है। सुचित्रा विरोध करती है लेकिन प्रशांत उसके सीने पर बैठ जाता है और फिर वो अपने दोनों हाथों से उस तार को तब तक खींचता है जब तक सुचित्रा की जान नहीं चली गई। इसके बाद वो लाश को चादर से ढक देता है। चादर से ढकने के बाद अब उसी घर में वो आराम से 2-3 घंटे सोचता है कि अब आगे क्या करना है। जब सोचने के बाद भी उसे कोई आइडिया नहीं आता कि क्या करना है तो फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है, दोबारा से गूगल पर जाता है और सर्च करता है हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वो लाश के कुछ टुकड़े करता है, उसके पहने हुए गहने उतारता है और उसके घर के ठीक पीछे एक गहरा गड्ढा था, उसमें ले जाकर वो लाश के टुकड़ों को और लाश को दफना देता है और उसके जो पहने हुए कपड़े थे वो सारे कपड़ों को जला देता है। ये सब काम करने के बाद अब देर रात उसी दिन 20 से अब 21 मार्च की रात हो गई थी। वो सुचित्रा के बंद मोबाइल को लेता है और अपने घर से निकल जाता है। निकलने के बाद करीब 80 से 85 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन के पास रुकता है। सुचित्रा का मोबाइल ऑन करता है और कुछ देर उसको ऑन छोड़ देता है। ऑन छोड़ने के 10 से 15 मिनट बाद अब वो उस मोबाइल को वहीं पर पत्थर से कुचलकर तोड़ देता है और पास ही में एक नाला था, उसी नाले में वो सुचित्रा के मोबाइल को फेंक देता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद ये था कि कल को जब पुलिस सुचित्रा को ढूंढेगी तो वो उसके लास्ट लोकेशन को चेक जरूर करेगी। तो लास्ट लोकेशन निकलेगा उस पुलिस स्टेशन के पास जो उसके घर का रूट नहीं है। फिर वो इस लीड को फॉलो करते हुए गलत रास्ते पर अपनी जांच करेगी और यही सोचकर उसने सुचित्रा के मोबाइल को वहां पर ऑन किया और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सुचित्रा घर से 17 मार्च को ये कहकर गई थी कि वो 21 या 22 को लौट आएगी। 21 बीत गया, 22 बीत गया, सुचित्रा नहीं लौटी। मोबाइल उसका बंद है, उसकी माँ लगातार उसको फोन कर रही है, कोई खबर नहीं। फिर जहाँ सुचित्रा काम करती थी पहले वहाँ पूछा कि आप लोगों ने इसे भेजा है, तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि हमने तो कहीं नहीं भेजा। अब उसकी माँ घबरा गई और अब ये साफ हो गया था कि सुचित्रा झूठ बोलकर घर से निकली थी और कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद है और उसका कुछ अता पता नहीं। इसके बाद परेशान माँ बाप 23 मार्च को पुलिस स्टेशन में जाकर सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस सबसे पहले सुचित्रा के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उसकी लास्ट लोकेशन निकालती है। सुचित्रा के फोन की लास्ट लोकेशन आती है एक पुलिस स्टेशन के सामने। फिर पुलिस की एक टीम वहां जाती है लेकिन वहां से उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। फिर पुलिस सोचती है कि चलो अब पुराने CDR को चेक करते हैं, क्या पता इससे कुछ क्लू मिल जाए। तो जब उसके पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो उसमें प्रशांत का नंबर मिला और उन्हें पता चला कि ये दोनों लगातार बातें करते थे। अब पुलिस ने सुचित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट में झांकना शुरू किया। वहां देखना शुरू किया तो वहां पर भी दोनों मौजूद थे। तो जितने भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स थे उनमें सबसे ज्यादा बार जो बातें होती थी और सबसे ज्यादा देर तक जो बातें होती थी वो यही प्रशांत से होती थी। तो अब पुलिस के रडार में सबसे पहले प्रशांत आ गया। अब इसके बाद पुलिस की एक टीम प्रशांत के पास पहुंचती है उसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन प्रशांत पहले से ही अपने प्लानिंग करके बैठा था। वो पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने मोबाइल से जितने भी चैट्स थे, व्हाट्सएप या फिर कॉल डिटेल्स, वो सब डिलीट कर दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस एक न एक दिन उसे ढूंढते हुए जरूर आएगी। अब पुलिस ने उसके मोबाइल को कब्जे में लिया, उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इधर तो वो आई नहीं। उसने एक और झूठ बोला कि उसका एक दोस्त बॉयफ्रेंड हुआ करता था और वो फलाने जगह पर रहता है, लेकिन वहां भी कुछ मिला नहीं। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी लेकिन कोई सुराग नहीं। अब हर जगह जब खाली हाथ हो गए तो पुलिस को लगा कि आखिर कैसे सच्चाई निकाले, क्योंकि सुचित्रा का हर एक सिरा वहीं पर रुक रहा था, प्रशांत पर। तब फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद ली और कहा कि एक मोबाइल है जिसमें सब कुछ डिलीटेड है। तो फॉरेंसिक टीम ने कहा कि ठीक है, हम डिलीटेड आइटम को निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं। अब उन्होंने डिलीटेड आइटम्स को रिट्रीव किया तो उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले और कुछ फोटोग्राफ्स मिले जो उन दोनों के रिश्तों की चुगली खा रहे थे। इतनी चीजें तो मिल गई लेकिन प्रशांत अब भी अपने बयान पर कायम था। अब किसी के साथ रिश्ता हो तो जरूरी नहीं कि सामने वाला कातिल ही हो। तो एक पुख्ता सबूत चाहिए था पुलिस को उसको गिरफ्तार करके जेल में डालने और कोर्ट में पेश करने के लिए, और वो सबूत कोई था नहीं, क्योंकि प्रशांत अपना मुंह खोल नहीं रहा था। पुलिस के पास और कोई सबूत नहीं था सिवाय ये कि इन दोनों के रिश्ते हैं।
तो फिर पुलिस ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि जब कोई विटनेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो ठीक है, आधी चीजें फॉरेंसिक साइंस ने सॉल्व की उसकी फोन के अंदर झांक कर, तो बाकी चीजें भी फॉरेंसिक से निकालते हैं। अब उन्होंने उसके लैपटॉप और बाकी चीजें और जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे उनमें झांकने का फैसला किया। तो ऐसे ही झांकते झांकते जब वो प्रशांत के लैपटॉप के जरिए उसके गूगल अकाउंट में गए, तब एक्सपर्ट ने गूगल सर्च इंजन के जरिए प्रशांत की उन चीजों, उन हिस्ट्री में झांकना शुरू किया जो उसने हाल ही में सर्च किए। और वहाँ जब वो सर्च कर रहे थे तब एक डेट बड़ा मैच खा गया। जिस दिन सुचित्रा घर से निकली थी उस दिन सर्च हो रहा था हाउ डिड किल हिज वाइफ। फिर जिस रात मर्डर हुआ उस रात एक और गूगल सर्च ने गवाही दी कि हाउ डू डिस्पोज द बॉडी। तो जब ये दोनों चीजें मिली तो पुलिस को यकीन हो गया कि एक आम शख्स जिसको कोई काम नहीं है क्राइम से, ना वो पुलिस है ना क्रिमिनल है, तो फिर वो कत्ल करने या लाश को ठिकाने लगाने के बाद टाइप क्यों करेगा। तो जब ये चीजें आई तब फिर पुलिस ने उसे पूछताछ की। हालांकि वो तब भी मुकरता रहा, लेकिन फिर पुलिस ने उसके आसपास की तलाशी लेनी शुरू की। जब तलाशी लेनी शुरू की तो जितने भी जगह थी उन्होंने छान मारी। फिर वो गड्ढा मिला, उस गड्ढे से लाश के कुछ अंश मिले और जलाए हुए कपड़ों के राख मिले। फिर इन सभी चीजों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया और उनका डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी सुचित्रा की ही है। अब भी लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सारी चीजें तो मैच कर गई, लेकिन कोई विटनेस नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं था कि उसने कत्ल किया, कैसे किया, किस चीज से किया, इनका कोई सबूत नहीं था। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस सारे थे। तो डीएनए मैच करने के बाद जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट की पूरी कहानी तैयार की कि 17 मार्च को सुचित्रा अपने घर से निकलती है, 19-20 को यहाँ पे रहती है और इस दौरान उसके जो मोबाइल के लोकेशन था वो लगातार घर पर था और उस वक्त उसकी बीवी और बेटे को मायके भेजने की भी कोई वजह नहीं थी। तो ये सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे इनको एक एक कर पुलिस ने जोड़ा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया तो फिर आखिरकार कोर्ट में यह मुकदमा चला और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि केरल के कोलम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत नाम्बियार को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद के साथ साथ साल भी लिख दिया गया और साल लिखा 14 साल। तो प्रशांत कुमार को इस कत्ल के लिए, जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 14 साल लिख दिया गया, यानी 14 साल बाद वो रिहा हो जाएगा। तो 2020 में वो अरेस्ट हुआ। अब 3 साल हो चुके हैं, शायद 11 साल और, या अच्छे चाल चलन की वजह से 9 या 10 साल में भी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये केस अपने आप में ही एक ऐतिहासिक केस है, क्योंकि इस केस को थ्रूली शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस के बेस पर ही केरल पुलिस ने खड़ा किया और अदालत में कन्विक्शन हुई और प्रशांत को सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुचित्रा पिल्लई मर्डर केस की। इस केस के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।